नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। 17 अगस्त से विधानसभा सत्र का आयोजन शुरू होगा। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा सत्र को लेकर 11:30 बजे बैठक की जाएगी। सर्वदलीय बैठक लगभग 12:30 बजे होगी। सीएम और सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरएन न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि राजनीतिक हलचलें उत्तर प्रदेश में अब तेज हो चुकी हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणक्षेत्र आगामी विधानसभा चुनाव में जो होने वाले हैं 2022 में विधानसभा चुनाव से जीतने के लिए तैयार हो चुकी हैं। उसी को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम और सर्वदलीय नेताओं की बैठक जो है वो बुलाई गई है। आज जो बैठक होनी है वो 12:30 बजे होनी और कल जो बैठक बुलाई गई है वो 11:30 बजे। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार सुबह वहां की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा। अफगानिस्तान में गनी की सरकार गिर गई है और तालिबान ने राष्ट्रपति महल पर कब्जा जमा लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान आपको बताते चले को लेकर यह दूसरी बैठक होगी। एस्टोनिया और नॉर्वे ने इस तत्काल सत्र का अनुरोध भी कर दिया है और इसी के साथ साथ यह बैठक सोमवार यानी कि आज लगभग 10 बजे के स्थानीय समयानुसार निर्धारित की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस परिषद को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानियों के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र के आपको बताते चले महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस ने वहां की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांतिपूर्ण समाधान में योगदान देने और सभी अफगानों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते चले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने और तालिबान के राजधानी में प्रवेश के साथ अफगानिस्तान की सरकार अब गिर चुकी है। देर रात अशरफ गनी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि वह तालिबान को काबुल में लोगों को नरसंहार करने से रोकने के लिए दिन में पहले इस्तीफा देने का उन्होंने फैसला किया था। इसके बाद से तालिबान ने राष्ट्रपति भवन सहित शहर के अधिकांश जिलों पर कब्जा जमा लिया। देश भर के कई हिस्सों में अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त और सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। हालांकि कुछ शहरों में बारिश पर ब्रेक लग चुका है। इनमें राजधानी दिल्ली का नाम भी शामिल हो चुका है। आज पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी जिलों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड के साथ साथ कुछ हिस्सों ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 1-2 भागों में आपको पता चले हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के दक्षिणी जिले, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्से और तेलंगाना के हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो आपको बताते चले जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी जिलों, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली और उत्तर भारत के आसपास के इलाकों में ब्रेक मानसून चरण जो है वो 18 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है और महीने के आखिरी 10 दिनों में अच्छी बारिश से राजधानी में वर्षा की कमी पूरी होने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार सफदरजंग वेधशाला ने अगस्त में अब तक 63.2 मिमी बारिश दर्ज कर ली है, जो सामान्य से 123.1 मिमी के मुकाबले 49% कम है। आमतौर पर राजधानी में अगस्त में 247.7 मिमी बारिश होती है और आईएमडी ने पहले इस महीने दिल्ली में सामान्य बारिश का अनुमान जो है वो जता दिया था। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये स्कूल खोले जा रहे हैं। लंबे समय के बाद स्कूलों में पढ़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। मास्क, सैनिटाइजर, स्कैनिंग की व्यवस्था जो है वह स्कूलों में करने का आह्वान प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगातार जिस तरीके से राज्य दर राज्य स्कूल खोलने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है, उसी के तहत आज से स्कूल कई राज्यों में स्कूल जो है वो खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से मास्क, सैनिटाइजर और स्कैनिंग की व्यवस्था करने के आदेश स्कूलों को दे दिए गए हैं। 9वीं से लेकर के 12वीं यानी कि उच्च शिक्षा का जो है आपको बता चले उनमें
उन्हें खोलने की इजाज़त जो है सरकार के द्वारा दी गई। तो हैती में शनिवार को आया 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक 1297 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5700 घायल हो चुके हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चैंडलर ने बताया है कि सबसे ज़्यादा लोग देश के दक्षिणी में हताहत हुए हैं और शनिवार को भूकंप आने से कई शहर जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। आपको बताते चले भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से ही जूझ रहा हैती अब जो है हैती के लोगों की जो पीड़ा है वो और बढ़ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट और प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है और इसी के साथ साथ क्योंकि तूफान ग्रेस सोमवार या मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है। भूकंप के बाद दिन भर और रात तक झटके महसूस किए जा सकते हैं। बेघर हो चुके लोग वो लोग जिनके मकान ढहने के कगार पर हैं, उन्होंने खुले में सड़कों पर रात बिताई। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा है कि वो कैसे स्थानों पर मदद भिजवा रहे हैं जहां पर शहर तबाह हो चुके हैं, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा कर दी और कहा कि जब तक क्षति का आकलन नहीं हो जाता तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि कुछ शहर जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और प्रभावित इलाकों के अस्पताल घायलों का ध्यान रख रहे हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हैती के लोगों से एकजुट होने की अपील करी जाती है और ज़रूरतें उन तक पहुंचाई जा रही हैं। हमारे घायलों की देखरेख करनी ही होगी और भोजन सहायता, अस्थायी शरण और मनोवैज्ञानिक समर्थन हमें देना ही होगा। बड़ी खबर की बात करते हैं। आज से महान जल दल की जन आक्रोश यात्रा, आज पीलीभीत से जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया जाएगा और इसी के साथ साथ यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम जो है इस यात्रा को रवाना करेंगे। आज 17 को बरेली, 18 को बदायूं में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 9 अगस्त को आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले यूपी सभा अध्यक्ष नरेश उत्तम इस रैली को रवाना करेंगे। जन आक्रोश रैली है, 17 को बरेली, 18 को बदायूं में ये यात्रा निकाली जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले राजनीतिक पार्टियां लगातार सक्रिय हो रही है। सपा जो है आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सपा जन आक्रोश रैली को निकालेगी। आज से महान दल की जन आक्रोश रैली है जिसमें सपा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पीलीभीत से इसकी शुरुआत की जाएगी इस जन आक्रोश यात्रा की और ये आगाज जो है ये आगामी आपको बताते चले 17 और 18 को भी जारी रहेगा। सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम इसको यात्रा को रवाना करेंगे। खबरों की तरह रुख करते हैं। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी लखनऊ में कुछ देर में ही पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और पंकज चौधरी बस्ती में ही रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे आर्य न्यूज़ के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कुछ देर में लखनऊ आएंगे केंद्र सरकार के तमाम मंत्री। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कौशल किशोर जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बस्ती में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के ठहरने की जो है व्यवस्था जो है वो कराई गई है। तो बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज़ के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले आज बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 15 अगस्त के दिन अवैध तरीके से बेची जा रही शराब के मामले में कार्रवाई करने पहुंचे पुलिस वाले से शराब का धंधा करने वाले व अन्य लोगों ने मारपीट की है।
पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अन्य की तलाश पुलिस अभी कर रही है। जानकारी के मुताबिक थाना बथरा क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन शराब के कारोबारी दुकान के पीछे से लोगों को शराब दोगुने तीगुने दाम पर बेच रहे थे। इस दौरान सूचना पर यूपी 112 में तैनात सिपाही मोहम्मद शाहिद और एक होमगार्ड पहुंच गए। इन लोगों ने कारोबारियों को पकड़ लिया। पुलिस के पहुंचने पर कारोबारियों ने पुलिस वालों से मारपीट करना शुरू कर दिया। यही नहीं, शराब लेने आए लोगों ने भी पुलिस से मारपीट की है। पुलिस के द्वारा जब्त की गई बोतलें भी इन लोगों ने वापस छीन ली। इसके बाद मौके पर और पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो चुके। पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी एक आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि अन्य की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। एसीपी कृष्णा नगर स्वतंत्र सिंह ने कहा कि शराब अवैध तरीके से बेची जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली, जब वहां पहुंची तो हमलावरों ने पुलिस से बदतमीजी कर मारपीट करना शुरू कर दिया। हमने सरकारी काम में दखल देने और पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी अन्य की तलाश जारी। तो अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा सौंप दिया है। अशरफ गनी ने, आपको बता चले, उन्होंने स्पुतनिक एजेंसी से बातचीत की। बताया कि उन्होंने ऐसा खून खराबा रोकने के लिए किया है जो अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले अशरफ गनी रविवार को देश छोड़कर भाग गए थे। इसके साथ ही देशवासी और विदेशी भी युद्धग्रस्त देश से निकलने का प्रयास कर रहे थे, जो नए अफगानिस्तान के निर्माण के पश्चिमी देशों के 20 साल के प्रयोग की समाप्ति का संकेत है। कई घंटों से काबुल के बाहरी इलाके में डेरा डाले बैठे हुए हैं। तालिबान ने इसके कुछ ही समय बाद घोषणा की कि वे शहर के और अंदर प्रवेश करेंगे। अमेरिकी दूतावास से कर्मियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर दिन भर आसमान में उड़ान भरते रहे। आपको बताते चले कि परिसर के पास धुआं उठते हुए भी देखा गया था। जानकारी के अनुसार कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट कर रहे थे। पश्चिमी देशों के कई अन्य देशों के दूतावास भी अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिक इस भय को लेकर देश छोड़कर जाना चाहते हैं कि तालिबान उस क्रूर शासन को फिर से लागू कर सकता है जिसमें महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। नागरिक अपने जीवन भर की बचत को निकालने के लिए नकद मशीनों के बाहर खड़े हो गए हैं। वहीं काबुल में अधिक सुरक्षित माहौल के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरों को छोड़कर आए हजारों की संख्या में आम लोग पूरे शहर में उद्यानों और खुले स्थानों में शरण लिए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तुलना वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से की जाने की खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, इस बीच लोग दूतावास परिसर में हेलीकॉप्टरों का उतरना देख रहे थे, जो राजनयिकों को काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए ठिकाने पर ले जाने के लिए उतर रहे थे। तो अफगानिस्तान में जिसकी आशंका थी, आखिरकार वही हो चुका है। तालिबान ने राजधानी काबुल को भी अपने कब्जे में ले लिया। रविवार को 3 बेहद अहम डेवलपमेंट हुए। पहला, राष्ट्रपति अशरफ गनी जो थे, आपको बता चले, वो और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबियों के साथ देश छोड़ दिया। दूसरा, तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया। देर रात कुछ वीडियोज भी सामने आए, इनमें तालिबान काबुल की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। तीसरा कि तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आ चुका। उसने कहा कि सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाएगी। अगले कुछ दिनों में सब नियंत्रित कर लिया जाएगा। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसान और इतनी जल्दी हमें जीत मिल जाएगी। अगले कुछ दिनों में सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तालिबान के नेता राष्ट्रपति भवन में बैठकर चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका दावा है कि राष्ट्रपति गनी $50 लाख कैश ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पैसा राष्ट्रपति महल के हेलीपैड पर ही रह गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात काबुल में कुछ धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी। हालांकि तालिबान के सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी गई। इस बीच देश में अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। इस पर अफगानिस्तान के मौजूदा CEO अब्दुल्ला और जिहादी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार की होगी। और न्यूज एजेंसी ने तालिबान के सूत्रों के हवाले से कहा है कि यह संगठन बहुत जल्द राष्ट्रपति भवन से इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान कर सकता है।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्री करेंगे। बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3665 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान ये मंत्री करीब 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच साझा करेंगे। इस यात्रा में बीजेपी के 6 मंत्री और अपना दल की मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। यात्रा के दौरान आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगभग 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे। इस यात्रा के लिए बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग को प्रभार दिया गया है। उनके साथ अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, सत्या, सुनील देवधर जैसे राष्ट्रीय सचिव भी यात्रा में सहयोग कर सकते हैं। यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियां, खासकर गरीबों के लिए किए गए काम के बारे में जानकारी साझा करेंगे और यह बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे देश हित के लिए लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रही है। मंत्रिमंडल में शामिल नए और पदोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस दौरान करीब 19,567 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान 1663 छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले चुनाव की तुलना की अगर हम बात करें तो अधिक युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। सिद्धू ने पिछली श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के कांग्रेस के मुखिया ने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जो सरकारें थी वो माफियाओं को पालने का काम करती थी। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने किसी का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वे पार्टी में शामिल करने के लिए उनके पीछे पड़े थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रमुख सिद्धू कांग्रेस भवन में राज्य की युवा कांग्रेस इकाई को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस ने मार्च भी निकाला। सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने युवाओं से वादा किया है कि आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि योग्यता का सम्मान किया जाएगा। आगे अपनी बात को बढ़ाते उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले। उन्होंने घोषणा की है कि युवाओं को पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक टिकट दिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना दावा किया कि आप मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। आपने मेरे घर आकर कहा था कि सिद्धू साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।